स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं या फिर रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। वे सभी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के जो फैब और मार्च के एग्ज़ाम है, स्पेशली रेगुलर वाले और जो एनसी फैब वाले बच्चे हैं, उन सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा एग्ज़ाम पहले है, तो क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम केवल वो क्वेश्चन देख के जाएं, पढ़ के जाएं और हमारा एग्ज़ाम पास हो जाए, ऐसे क्वेश्चंस की सर वीडियो बना दीजिए। तो गाइज़, आप सभी के लिए ऑन डिमांड पर वीडियो लेकर हाजिर हैं। ये आप सभी के पास में, जिन सभी के पास में कोर्स बीए प्रोग्राम का है, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और वो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी के सब्जेक्ट का नेम है हिस्ट्री का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो गाइस, अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए आप सभी के लिए पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक है, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो जो है आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी पीडीएफ जो है वो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर हमने अलग अलग स्लाइड में अलग अलग क्वेश्चन को डिस्कस किया है, उसके आंसर्स को और सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में, पुनर्निर्माण कह लें या पुनर्गठन कह लें, उसमें पुरातात्विक स्रोत जो है आपके आर्कोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं जिसे, उसका महत्व बताना है। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन से सोर्स आते हैं, इसमें आपके सिक्के आएंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप सभी का इसका अभिलेख आएगा, इसके अंदर अभिलेख आएंगे इसके अंदर। और अभिलेख के बाद में तीसरे नंबर पे आ जाता है C14 आ जाता है। चौथे नंबर पे बात करें तो हम कब्र कब्र और आवासों पर मिलने वाले अवशेष, कब्र और आवासों पर आवासों पर मिलने वाले मिलने वाले अवशेषों को अवशेषों को हम कहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, यहाँ पर मैं खुद, ये मेरा पर्सनल, आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट भी क्लियर करा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सिक्के जो है हमें कई तरीके की इतिहास निर्माण में हमारे सहायक होते हैं। जैसे उस समय की अगर हमें अर्थव्यवस्था को जानना हो, क्योंकि सिक्के अगर सोने के मिले तो अर्थव्यवस्था अच्छी थी, चांदी के मिले तो उससे कमज़ोर, तांबे के मिले तो उससे भी कमज़ोर। इसके अलावा विभिन्न राजवंशों का जो है, अगर राजवंशों को जानना हो तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं सिक्कों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि सिक्कों के पीछे राजा अपनी प्रतिमाएं छुपवाया करते थे, किस वंश के थे, किस भाषा को प्रेफर करते थे, ये भी। इसके अलावा सीमा निर्धारण करने में भी हमें इसकी भूमिका मिलती है। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने देते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया का ये साउथ का पार्ट है, मान के चलो इस तरीके से थोड़ी, है ना। तो और यहाँ पर ये श्रीलंका है, तो यहाँ पर हमें जो इंडिया का रुपीस जो है इस बॉर्डर तक मिला। इस बॉर्डर पे जैसे हमने देखा, यहाँ पर एक अलग करेंसी हमें देखने को मिली। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई हमारे जैसे अगर हम नॉर्थ में हम बात करते हैं तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जैसे पोर्शन है, जम्मू एंड कश्मीर का जैसे हमारा पोर्शन है ऊपर का, ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग खराब आएगी मेरी। तो जैसे यहाँ पर पाकिस्तान शुरू हो गया तो यहाँ पर एक अलग करेंसी शुरू हो गई, तो यहाँ की करेंसी के हिसाब से भी हम देखते हैं कि हमें अलग अलग प्रकार का जो हमारा इतिहास है वो जानने में हमें हेल्प मिलती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अभिलेखों की, तो अभिलेख भी हमें भारत का इतिहास जानने में हेल्प करते हैं। जैसे सिक्के का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसे मुद्रा शास्त्र बोला जाता है, मुद्रा शास्त्र बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो इसे बोलते हैं पुरालेख शास्त्र, पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आप सभी को। और अभिलेख जो है ये राजाओं के द्वारा जारी किया जाता था। सबसे पहली बात, अभिलेख किसके द्वारा जारी किया जाता था? राजाओं के द्वारा जारी किया जाता था। तो इससे आपको एक चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि भाई जो राजा थे वो किस प्रकार के जो है निर्णय लिया करते थे, क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें भी आप सभी के लिए क्लियर हो जाती हैं अगर आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखते हो तो। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे अब। अभिलेख जो है ये कई बारी निजी अभिलेख भी होते थे और कई बारी सार्वजनिक, या फिर हम कह सकते हैं राजाओं के द्वारा जारी। तो कई बारी जो निजी अभिलेख है ये कौन यूज करता था? तो ये व्यापारी यूज करते थे। सार्वजनिक अभिलेखों की बात करें तो इसमें ज्यादातर राजाओं के आदेश, धर्म प्रचार या धर्म प्रचार
ऐसे उल्लेखों का हमें जिक्र मिलता है उसके हिसाब से। इसके अलावा C14 है, कार्बन 14 है। कार्बन 14 जो है ध्यान रखना हमारे सभी सजीवों में पाया जाता है और जैसे ही हमारी मृत्यु होती है ये रिड्यूस होना घटना शुरू हो जाता है और इसी से हमें पता चलता है कि कोई शव कितना पुराना है, 4 दिन पुराना, 4 साल पुराना, 400 साल पुराना या 4000 साल पुराना, ये शव हमें इसी से पता चलता है। इसके अलावा कई सारी हमारी कब्र हैं, उन कब्रों को जब हम पढ़ देखते हैं उनके पास में, क्योंकि लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, तो इस वजह से उन कब्रों के आसपास हमें जो मृत भांड मिले तो इससे पता चलता है कि वो शायद उनका उपयोग करते थे और उस प्रकार की उनकी जीवन शैली रहा करती होगी। तो ये सारी के सारे आपको पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन करने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वैदिक कालीन जो है राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था। तो इसका कंप्लीट आंसर आपका हर एक क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ है और ये पेड पीडीएफ है, अगर आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो इसको। और ये पेड पीडीएफ ज़्यादा नहीं आप लोगों के लिए, इसका अमाउंट जो है वो ओनली 30 से 50 के बीच में रखा जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब की मेहनत होगी, देखो ये नहीं, इसके आंसर इसके अलावा ये पीडीएफ जो मैंने यहाँ पर अभी आपके सामने बोर्ड पे पढ़ाया है तो ये तो आपको फ्री में टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन इसका अगर आपको आंसर चाहिए प्रॉपर आंसर तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा, जिसकी कीमत हम 30 से 50 रुपये रखने वाले हैं और ये पढ़ के जाएंगे आप। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला है ऋग्वैदिक कालीन जो है राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शैली। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक कालीन जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन शैली, इसमें आपको बताना होगा। जैसे ऋग्वैदिक काल के अंदर, इसके अंदर पहले सबसे पहले यहाँ पर टॉप पे हम बताएंगे राजा होता था, दूसरे नंबर पे यहाँ पर राजा कह लो या फिर प्रधान कह लो, क्योंकि समाज छोटे छोटे वर्गों में एक तरीके से पंचायतों के रूप में विभाजित था। मंत्री हुआ करते थे उस समय, उनके जो सहयोगी हुआ करते थे, एक तरीके से आप इस तरीके से समझ सकते हो, सहयोगी जो इनको शासन प्रशासन में सहयोग किया करते थे। इसके अलावा समाज के अंदर बात करें तो समाज अलग अलग प्रकार था। गायों का महत्वपूर्ण स्थान था। ये लोग ज़्यादा जो है कृषि नहीं किया करते थे, कृषि ना किया करते थे, बल्कि कृषि की जगह क्या करते थे, पशुपालन करते थे। ये पशुओं के ऊपर मेनली अपने डिपेंड थे। ऋग्वैदिक कालीन जो है इसके अंदर, इसे देखो आर्यकालीन भी कहते हैं, आर्यकालीन भी कहते हैं। और आप सभी को पता है कि वेद कई सारे थे। वेद कितने थे? 4 वेद थे। इन चारों वेदों में जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, तो जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है। इस वेद के अंदर हमें उस समय के जो राजा हैं, उस समय राजा को क्या कहा जाता था, राजा का पद किस प्रकार था, न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार थी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी। आपको पता है इसके अंदर वर्ण व्यवस्था के बारे में भी जिक्र है, लेकिन वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कुछ अलग हैगी। जैसे पहले वर्ण व्यवस्था कैसी थी? जन्म के आधार पर। किस आधार पे होती थी? जन्म के आधार पर। लेकिन यहाँ पर आते आते ये जन्म के नहीं, पहले जो थी वो कर्म के आधार पे होती थी, सॉरी, कर्म के आधार पर। वैदिक काल में कर्म के आधार पे थी। जैसे मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा वर्ण जो है वो क्षत्रिय वर्ण में आता है ना, क्षत्रिय कुल से हम पैदा हुए। तो लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जन्म के आधार पर अब आज के समय में कर दिया है, लेकिन पहले अगर मैं पढ़ाने का जैसा काम कर रहा हूँ तो पहला मेरा जो वर्ण था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता, ब्राह्मण हो जाता, क्योंकि मैं अध्यापन शिक्षा दीक्षा से संबंधित कार्य कर रहा हूँ। तो जन्म के आधार पे था, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समय है, अशोक के धमों की विशेषता बतानी है आपको। अशोक का धम आप सभी को पता है कि जो अशोक था, अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया था अपनी प्रजा के लिए और एक धम की नीति अपनाई थी। ये धम था क्या? ये सभी धर्मों का सार था। इसमें पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। इसके अलावा इसके अंदर थर्ड पॉइंट करें तो सर्व सम्मान की बात होती थी, उसमें सबका सम्मान किया जाता था। और साथ ही साथ में जो है कुछ इसके अंदर कर्म कांड बनाए गए थे। कर्म कांड का मतलब है निश्चित तौर पे आपको उनका पालन करना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा संगम युग के बारे में बताना है, संगम युग का क्या महत्व है। तो संगम युग से 3 क्वेश्चन बनते हैं, एक राजनीति का भी बन जाता है, कई बारी राजनीतिक का छोड़ के आर्थिक का भी बन जाता है, और कई बारी आपका सांस्कृतिक या सामाजिक भी बन जाता है। क्वेश्चन सिंपल से ये होगा कि भाई संगम क्या था। पहली बात तो संगम का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सुमिलन, जिसे हम सम्मेलन भी कह सकते हैं, ठीक है, सम्मेलन। और ये क्या होता था आप सभी को ध्यान रखना है कि भाई इसमें ये एक विद्वत परिषद थी। विद्वत परिषद यानी विद्वानों की एक परिषद थी, जिसमें इसमें पांड्य राजाओं का इनको संरक्षण प्राप्त था। पांड्य राजाओं का क्या प्राप्त था? संरक्षण प्राप्त था। पांड्य राजा जो हुआ करते थे वो इसमें क्या करते थे? अपना संरक्षण, अपने अधीन में ये लोगों को
जो भी कवि थे उनको संरक्षण दिया करते थे। और ध्यान रखना है संगम को लेकर 3 संगम आयोजन किए गए, एक मदुरई में, एक कांचीपुरम में और एक आधुनिक मदुरई में। तो ये किसकी डिटेल्स इसके अंदर हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको वो डिस्कस करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, तो क्वेश्चन आपको यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है। और सिंपलीफाई में मैं आंसर की बात करूँ तो उसके लिए अलग से वीडियोस मिलेगी, बाकी आप आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया है, जैन और बौद्ध धर्म की क्या मुख्य विशेषता है। जैन और बौद्ध धर्म की कई सारी मुख्य विशेषताएं, इसमें से सबसे पहली विशेषता क्या बन जाती है कि भाई इन दोनों धर्मों ने क्या किया था, वर्ण व्यवस्था का प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है उसका विरोध करना, प्रतिरोध। एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज आप सभी को ध्यान रखना है कि जो वर्ण व्यवस्था के इन्होंने क्या किया, प्रतिरोध किया। और प्रतिरोध के अलावा इन्होंने जातिगत भेदभाव है जो है, जातिगत भेदभाव को अस्वीकार किया। तीसरी बात करें, जैन और बौद्ध धर्म ने दोनों ने ब्राह्मणों के खिलाफ प्रचार किया। एक बात ये ध्यान रखनी है आपको। चौथी बात करें तो जैन और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में जैसे चोरी ना करना, हिंसा ना करना, 5वां पॉइंट, हिंसा ना करना, प्रत्येक वस्तु प्राणवान है उसके लिए हमें ध्यान रखना, ये जैन की शिक्षा थी। और बौद्ध की बात करें तो बौद्ध की शिक्षा अलग है कि जैसे बौद्ध में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग की बात करी है। अष्टांगिक मार्ग यानी 8 इन्होंने अपने जो है मार्ग बताए जिसके जरिए व्यक्ति का जो है जीवन अच्छा हो सकता है। वही बौद्ध धर्म से अलग थोड़ा जैन धर्म प्रत्येक वस्तु को प्राणवान मानता है और कहता है कि ब्रह्मचार्य जीवन जीना चाहिए हमें इस हिसाब से। ये भी ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय पुरातात्विक संस्कृति की प्रमुख विशेषता बतानी है। तो पुरापाषाण काल में क्या क्या संस्कृति की विशेषता है इसका आपको उल्लेख करना है बिल्कुल डिटेल से। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध धर्म के उदय के क्या कारण थे। तो इसके ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सारे के सारे पेपर वाले क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते ही हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन आप सभी के पेपर में 110% आएगा ही आएगा। तो इसमें जैन और बौद्ध धर्म की विशेषता के कई कारण थे। पहली बात तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था का पालन न करना। दूसरी बात करें भाई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होना, किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना, एक ये भी हो गया। तीसरी बात करें तो जैन और बौद्ध धर्म के अंदर कई राजाओं द्वारा अपनाना, कई राजाओं के द्वारा अपनाया गया। एक रीजन ये था। चौथा पॉइंट है कि भाई कर्मकांड का ना होना, एक ये भी पॉइंट आप इसके अंदर मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो डिटेल से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आप सभी को ये बताना है कि नवपाषाण काल क्या है और इसकी प्रमुख संस्कृति या अभिलक्षण क्या है, इसके बारे में आप सभी को उल्लेख करना है। तो नवपाषाण कालीन संस्कृति क्या है इसके बारे में आप सभी को डिटेल देना है कि आज हम जब यहाँ तक पहुंचे तो उसके लिए ये नवपाषाण कालीन संस्कृति बहुत जरूरी है क्योंकि जब नवपाषाण काल आया तो मनुष्य स्थायी रूप से बस्ती बनाकर रहना शुरू कर दिया। मनुष्य ने बस्ती बनाकर उसने रहना शुरू कर दिया और साथ ही साथ में एक एक करके अलग अलग चीज़ों का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप सभी को याद रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आप सभी का। ये क्वेश्चन की नंबरिंग हो सकता है गलत हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की शहरीकरण की क्या मुख्य विशेषता है। ये क्वेश्चन भी आप सभी के पेपर में पक्का 110% पूछा ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन करके जाना है आपको। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर और जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने इसको बिल्कुल डिटेल से समझा था। तो इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वहाँ से आप उस वीडियो को पूरी कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट आप सभी के सामने है भारतीय और हड़प्पाई ताम्र पाषाणिक संस्कृति पर एक निबंध लिखिए। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको ताम्र पाषाणिक जो है इसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, निबंध लिखना है। और ये ताम्र पाषाण वाला जो काल है इसकी क्लास आप लोगों के लिए बना दी गई है, उसका वीडियो आज रात तक आप सभी को मिल जाएगा। बाकी आप पीडीएफ से इसको चेकआउट कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का भी नंबर जो है 11 है, इसको आप ठीक कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है भारतीय पुरातात्विक में एक तो पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल।
देखो पूरा पाषाण काल को भी 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लेकिन पूरा पाषाण काल को आप सिंपली वे में ऐसे समझिए, देखो पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो एक ऐसा काल जो कि लिथास पीरियड था, लिथास पीरियड का मतलब पत्थरों का काल। कौन सा काल? पत्थरों का काल। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या बतानी है? पाषाण काल के बारे में बताना है कि पाषाण काल क्या था। पत्थरों का काल, जिसमें पत्थरों का उपयोग बेसिकली क्यों किया जाता था? औजारों का निर्माण के लिए, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, पत्थरों का उपयोग जो है हम किस लिए करते थे? आग जलाने के लिए, आग जलाने के लिए। तीसरी बात जो है आवास। देखो उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ा करती थी, तो लोगों ने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, गुफाओं में रहना शुरू किया। तो यहाँ पर गुफाओं में रहने के कारण भी जो है पत्थर की जो उपयोगिता काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पांचवी बात करें तो कब्र। पहले के लोग बाग क्या करते थे, जैसे कोई मर जाता था तो वो स्मेल ना करे इसके लिए गड्ढा खोदते थे वो लोग, उसके अंदर बॉडी डालते थे और ऊपर से पत्थरों को ढक देते थे। इससे क्या होता था? इससे हम ये देखते हैं कि वो पत्थरों का काफी ज्यादा उपयोग करते थे। मध्य पाषाण काल में पत्थरों का उपयोग तो हुआ, लेकिन पत्थरों के उपयोग के अलावा उसके अलावा अल्टरनेटिव चीजों का भी आविष्कार धीरे धीरे होने लगा था। तो इसके अंदर इसकी डिटेल के बारे में बतानी है, और यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, सातवाहन के अधीन राजनीतिक, सातवाहन कौन थे? तो मूल रूप से आंध्र के शासक थे। ये कहाँ के शासक थे? आंध्र प्रदेश के शासक थे, आंध्र प्रदेश के शासक थे। इसमें सातवाहन के शासकों में गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। ये एक महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि इसने मात्र सत्ता के प्रमाण दिए थे। और राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के बारे में बात करें तो राजनीति में इनके डाल देना कि भाई इन्होंने क्या किया था? मंदिरों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण। और संस्कृति के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है मात्र सत्तात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, मात्र सत्तात्मक हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ऊपर की वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी जो भी आप सभी के लिए ये पीडीएफ है, ये आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करवा दिया जाएगा, आप सभी के लिए असाइन करवा दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपके नंबर शो हो रहा है, और बाकी 1200 लोग टेलीग्राम पर जुड़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन करें वहाँ पर भी हमें। और बाकी ई बुक्स के लिए आप मुझे कमेंट करें, या फिर आप कमेंट में दिए गए जो पिन मैसेज है उस मैसेज के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई बटन पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। बाकी मिलता हूं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।